हेलो बच्चों। आप सभी को राधे राधे। हमने एक क्लास 10th की सीरीज शुरू की थी मैथ की। ठीक है। अब जो है हम क्लास 10th की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की। मतलब आपको इसमें हम सोशल साइंस पढ़ाएंगे। तो एक चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब आपको यूट्यूब पे एसबीएस क्लासेस की तरफ से अब 2 क्लास मिलेगी। एक आपको मैथ तो मैथ मिलेगी ही मिलेगी। साथ में जो है सोशल साइंस की, यानी उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबकी क्लास आपको मैं दूंगा। तो आज जो है शुरुआत हम करने जा रहे हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस से। और उस पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर। आपका पहली बार जो है 10th क्लास की जो है ऑनलाइन क्लास आई है यूट्यूब पे। और वो भी सोशल साइंस की। इसके पहले मैथ की क्लास आ चुकी है। तो अब जो है यहाँ पे हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो पावर शेयरिंग से करने जा रहे हैं। ठीक है। आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है एक वर्ड्स आपको, पावर शेयरिंग। देखिए सबसे पहले बेसिक बात हम समझेंगे, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। पावर शेयरिंग में हमें पढ़ना क्या है और किस देश से रिलेटेड है। पहली बात तो हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बच्चा आपको क्या बताना है। इंट्रोडक्शन बताना व्हाट इज अ पावर शेयरिंग, मतलब पावर शेयरिंग क्या है। फिर इथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, फिर इथेनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, फिर पावर शेयरिंग इन श्रीलंका, पावर शेयरिंग इन बेल्जियम, और व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इतनी चीजें आपको पढ़नी। ठीक है। बात यह है कि देखिए सत्ता की बात। सत्ता किसी के पास हो, अगर उस चीज का बंटवारा होता है ना, तो जिसकी सत्ता जाती है उसको बहुत तकलीफ होती है। चाहे वो देश की बात कर लो, चाहे वो समाज की बात कर लो, चाहे घर की बात कर लो, चाहे किसी की बात कर लो। सत्ता जो होती है शेयर की का अगर होती है तो दुख होता है। लेकिन इसकी एक मेरिट समझिएगा पावर शेयरिंग की क्या है। मेरिट ये है कि अगर सत्ता का बंटवारा होगा ना तो बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। अब समझिए। चलिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए जो पावर शेयरिंग की हमने बात की, पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग है क्या। पावर शेयरिंग वह है कि जैसे लोकतांत्रिक देश है आपका इंडिया, भारत जो है लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश में पावर शेयरिंग जो है अलग अलग तरह से है। जैसे एक तो आपका 3 पार्ट में बटा है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और आपका जुडिशरी। ये भी पावर शेयरिंग है, सबके अपने अपने काम को बांट देना। तो इसमें क्या होता है ना, जब आप पावर को, अपनी शक्ति को एक जगह कर न रख के अलग अलग लोगों को दे दो तो इसी को हम कहते हैं पावर शेयरिंग। जैसे अगर सरकार, आपने क्या किया, सरकार ने, पार्लियामेंट ने, सरकार ने क्या किया, इसको 3 जगह पावर को अपनी बांट दिया। एक बांटा किसमें, एग्जीक्यूटिव में, एक बांटा लेजिस्लेचर में, एक बांटा जो है जुडिशरी में। अब तीनों के पास इसने पावर दे दी कि भाई अब तुम अपने अपने अनुसार जो है देश में काम करो और देश को चलाओ। तो जब कोई भी पावर एक जगह न रहकर अलग अलग लोगों के पास चली जाती तो इसको हम कहते हैं पावर शेयरिंग। ठीक है। तो पावर शेयरिंग में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब हम शक्तियों का क्या करेंगे, विकेंद्रीकरण करेंगे अलग अलग। जैसे अभी मान लो आप ही का परिवार हो, तो जब परिवार में पिताजी रहते हैं तो पिताजी की भाई भाई उम्र होती है, धीरे धीरे काम करते हैं। तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो कहते हैं कि तुम घर का काम देख लो, तुम बाहर का काम देख लो, तुम ये काम देख लो, तुम वो कर लो। तो क्या किया उन्होंने, अपने पावर को बांट दिया अलग अलग लोगों में। तो देखिए जो पावर शेयरिंग होती है ना, सबसे पहले समझिएगा 3 पार्ट इसको समझते हैं। जो मेन तो 2 ही है, लेकिन आपको 3 में बता रहा हूं, है तो 4। अब पहले देखो आप, एक है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज। अब हॉरिजेंटल में क्या है कि सब बराबर में होंगे, सब बराबर में होंगे। एग्जीक्यूटिव जैसे एग्जीक्यूटिव, दूसरी लेजिस्लेचर, और तीसरी जुडिशरी। ठीक है। तो ये जो पावर है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये हॉरिजेंटल है, यानी सब बराबर है। ठीक है। तो इस तरीके का जब हम पावर बांटते हैं तो इसको बोलते हैं, जैसे पिताजी है, पिताजी ने क्या किया, 3 भाई हैं, ऐसे समझो कि उनके 3 पुत्र हैं। तीनों बेटों को, एक को एग्जीक्यूटिव बना दिए, एक को लेजिस्लेचर बना दिए, एक को जुडिशरी बना दिए। तो जब हम बराबर में पावर बांटते हैं तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल।
ठीक है। और एक पावर होती है क्या, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल तो हिंदी में क्षैतिज कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको आप केंद्र सरकार भी बोलते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर, उससे नीचे क्या होगा, उससे नीचे क्या होगा, उससे नीचे होगा आपका स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। फिर उससे नीचे क्या होगा, आपकी लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, जब हम पावर, पावर कई प्रकार की होती है, पहले समझे जो मैंने आपको बता रहा हूं। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में तीनों इक्वल होंगे, एक लाइन में होंगे, तीन भाई है, तीनों को दे दिया। दूसरी होती वर्टिकल, पिताजी, पुत्र और उनके पुत्र। मतलब कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मतलब मैं समझाने का मेरा ये तरीका। अब बात समझिएगा, तो सबसे बड़ी पावर किसके पास, केंद्र सरकार, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। तो जब हम जो है सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, जब इस तरीके से हम सरकार के यानी पावर को बांटते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। अब बात समझ में आ गई। तो केंद्र सबसे बड़ी होती है, फिर स्टेट होते हैं, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट होते हैं। केंद्र के अंदर स्टेट आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन आएगा, स्टेट गवर्नमेंट आएगी, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन आएगा, लोकल गवर्नमेंट आएंगे। तो ये क्या है, इस तरीके का जब पावर आप बढ़ती है, जिसे हम बोलते हैं वर्टिकल। बात क्लियर है। अब तीसरी पार्ट समझिएगा, जो मेन आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको टॉपिक शुरू होने से पहले मैं बता रहा हूं। एक पावर जो शेयरिंग होती है सोशल ग्रुप में होती है, यही आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, ये आपको पढ़ना है। जो सामाजिक समूहों में, जो सामाजिक समूहों में हम पावर को बांटते हैं, सोशल ग्रुप बोलते हैं उनको। ठीक है। जब हम सामाजिक समूह में पावर को बांटते हैं तो हम सोशल ग्रुप बोलते हैं, उसमें कम्युनिटी होंगी अलग अलग, और वही आपको मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा, वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है। तो जब सोशल ग्रुप में बांटते हैं, सोशल ग्रुप जैसे मान लीजिए जो आपका चैप्टर है ना, जो आपका चैप्टर, इसमें जो डिवीजन पावर शेयरिंग का हुआ है वो इसका हुआ, सोशल ग्रुप का हुआ है, ना कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, इनमें नहीं हुआ बच्चा, ध्यान रखिएगा। आपके चैप्टर में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुआ है, यानी जो पावर की शेयरिंग हुई है, वो पावर की शेयरिंग आपको इसमें हुई है, यानी सोशल ग्रुप, सामाजिक ग्रुप में। जैसे जब पावर शेयरिंग में बेल्जियम और श्रीलंका की बात करेंगे, तो बेल्जियम जो है, बेल्जियम में दो लोग हैं, एक डच है, कम्युनिटी है, एक फ्रेंच है, और तीसरी जो जर्मन है, तीन कम्युनिटी, लेकिन मुख्यतः दो है, एक जो है डच और फ्रेंच। जो इनमें आपको देखने को जो मिलेगा, विवाद जो मिलेंगे, इन्हीं में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। यानी डच और फ्रेंच में, तो ये कम्युनिटी वाले। तो जब कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी तो सामाजिक समूहों के अंदर आता है। ठीक है। तो तीसरी पावर आपको समझ में आ गई, सोशल ग्रुप, यही हमें पढ़ना है। और एक चौथी और लास्ट पावर शेयरिंग होती है, चौथी और लास्ट पावर शेयरिंग होती है, ये होती है क्या, पॉलिटिकल पार्टी में। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कोई पार्टी मिलके किसी पार्टी से गठबंधन कर ले, ये, और फिर उसको, उस पार्टी के किसी नेता को मंत्री बना दे, ये जो है पावर शेयरिंग, वो भी है। ठीक है। ये लोकल गवर्नमेंट है कि आप जो है अब जैसे दो स्टेट जो है, अभी वर्तमान में क्या है, एनडीए की गवर्नमेंट है आपके देश में, तो एनडीए में जो है बीजेपी भी शामिल है, अदर भी पार्टियां शामिल है, तो सबके अपने अपने हिस्से हैं, अपने अपना शेयर है, अपनी अपनी पावर है। तो इस तरीके की जब पावर आपको देखने मिलती, पॉलिटिकल पार्टी जैसे गठबंधन की सरकार होती है, तो उसमें जो है ये चौथा आपका पावर शेयरिंग। तो हमें ना तो इससे लेना देना, नहीं इनसे लेना देना, नहीं इनसे, हमें जो पढ़ना है इसमें पावर शेयरिंग, वो सोशल ग्रुप में पढ़ना है। तो अब बात क्लियर हो गई, पावर शेयरिंग समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं, आपके इंट्रोडक्शन बता दिया, अब चलते हैं हम किधर, बेल्जियम की तरफ। देखिए, बेल्जियम में चलने से पहले आप एक बात बताओ, पहले इसका एक, पहली बात तो बेल्जियम जो है ये एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोपीय देश है, और इसका पहले स्ट्रक्चर आप समझो। बेल्जियम जो है एक यूरोपीय देश है, इसका स्ट्रक्चर आप समझो। बेल्जियम को देखो, बेल्जियम आपको देखने को यहां पे मिल रहा है, बेल्जियम कहां बच्चा, ये रहा, ये आपका बेल्जियम है। आप देखो ये बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम आपने देखा। बेल्जियम के देखो आप, एक यूरोपीय कंट्री, बेल्जियम के आप ऊपर देखो नीदरलैंड, ये पड़ोसी देश है, ध्यान रखना। इधर देखो जर्मनी, इधर देखो ये लग्जमबर्ग,
इधर देखो आपका फ्रांस। मतलब जो आपके पावर शेयरिंग में पहला टॉपिक है वो है बेल्जियम, फिर श्रीलंका। दो की जगह दो की हम पावर शेयरिंग का इसमें डिस्कशन चैप्टर में बढ़िया में डिटेल में करेंगे, ठीक है, घबराइएगा मत। चलिए अब देखिए यहां पे बात समझिए, ये बीच में आपका बेल्जियम है, बेल्जियम के ऊपर नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस, ये चार स्टेट जो है, ध्यान रखिए मैंने कंट्री शब्द नहीं बोला, मैंने क्या बोला बच्चा, स्टेट बोला। जब हम वर्ल्ड के लेवल पे बात करेंगे, हम पूरे विश्व की बात करते हैं, तब वहां जो देश होते हैं वो स्टेट कहलाएंगे, नॉट अ कंट्री, ठीक है। अब बात समझिए, तो ये बेल्जियम जो स्टेट है ये किससे किससे घिरा हुआ है, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस, इन चार स्टेटों से घिरा हुआ है। तो यहां पे जो है अलग अलग भाषा वाले लोग हैं, सबका अपना कल्चर होता है। जैसे अभी आप अपने भारत को देख लो, भारत जो एक डाइवर्स कंट्री है, और सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी जो है भारत में ही देखने, विश्व का इकलौता देश सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हमारे कल्चर की डाइवर्सिटी है, हमारी लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, सबसे ज्यादा विविधता वाला देश है हमारा भारत। लेकिन फिर भी अच्छा है, बहुत अच्छा देश हमारा। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं यहां बेल्जियम की। तो बेल्जियम में भी विविधता आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, लेकिन यहां की डाइवर्सिटी थोड़ी भारत के अगर प्रोस्पेक्टस में आप देखो, भारत के नजरिए से देखो, तो उस सेंस में जो है बेल्जियम की जो है कम है, कम डाइवर्सिटी है। जैसे कि यहाँ पे दो ही तीन मतलब भाषा वाले लोग मिलेंगे आपको, ठीक है। तो बेल्जियम में विवाद किस बात का है, बेल्जियम में जो है विवाद है डच का। बेल्जियम में जो विवाद है वो डच का है, और दूसरा विवाद है फ्रेंच बोलने वालों का, ठीक है तो तीन, एक तीसरा कौन है, जर्मन भी है। लेकिन इसका बहुत मतलब नहीं रहता, इन्हीं दोनों का आपस में डिस्प्यूट चलता है, विवाद चलता है, ठीक है। अब इसी को हम धीरे धीरे समझेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को एक एक करके हम ध्यान से समझेंगे कि विवाद क्या है और क्यों है, ठीक है। तो आपको पावर शेयरिंग समझ में आ गई। पावर शेयरिंग के बाद अब जर्मन, बेल्जियम को हमने बता दिया कहां पे, यूरोप में, आपने मैंने यूरोप के मैप में आपको दिखा दिया बेल्जियम, उसके अगल बगल के पड़ोसी देश। अब थोड़ा सा हम बेल्जियम के बारे में बात करना शुरू करते हैं। देखिए भारत के हिसाब से अगर आप बेल्जियम देखो ना, हरियाणा से भी छोटा है उसका क्षेत्रफल, ये ध्यान रखिएगा, जो हमारा हरियाणा स्टेट है उससे जो है ये छोटा है, और जनसंख्या भी कम है, लगभग 1 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, जो हरियाणा की आधी है, ठीक है। बेल्जियम की बात कर ले। अब बात समझिए, अब इस पे हम शुरू करते हैं एक एक पॉइंट करके। देखिए यहां पे एक चीज मैंने स्टार्टिंग में हेडिंग देखिएगा, इथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का जो इथेनिक कंपोजिशन, इथेनिक मतलब जातीय बनावट कह लो आप, ठीक है। जब हम अपने अलग अलग कल्चर की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए डच वाले होंगे तो उनका अपना कल्चर होगा, फ्रेंच वाले होंगे उनका अपना कल्चर होगा, जर्मन वाले होंगे उनका अपना कल्चर। तो जब हम कल्चर के आधार पर डाइवर्सिटी की बात करें, जब हम लैंग्वेज के आधार पर डाइवर्सिटी की बात करें, तो उसी को हम बोलते हैं एथनिक। और जाति के आधार पर भी होता है, ठीक है। तो जब जाति की बात कर ले, कल्चर की बात कर ले, लैंग्वेज की बात कर ले, इस आधार पर जो है बेल्जियम को हम बांटते हैं। तो इथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, अब एथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम समझिएगा। बेल्जियम में ये जो आप देख रहे हो ना, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग और मिक्स्ड, इतने लोग हैं। मिक्स्ड वाली बात अभी हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसकी, डच की। हम किसकी बात करेंगे बच्चा, डच वालों की। देखो डच क्या है, एक देखो दो, पहली बात तो जो है आपका पूरा बेल्जियम का, अगर मैं पूरे नक्शे की बात कर लूं तो आपको बेल्जियम का ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। आपको जो ये बेल्जियम का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसमें एक पार्ट येलो कलर का, एक पार्ट ऑरेंज कलर का, एक पार्ट रेड कलर का, ठीक है। तीन पार्ट आपको देखने को यहां मिले। अब बात समझिए, यही से समझाते हैं। देखो जो ये येलो पार्ट है ना, ये बेल्जियम का फ्लेमिश रीजन है। क्या है, ये आपका फ्लेमिश रीजन है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है हमारी। जो आपका ये रेड वाला पार्ट है, ये आपका वेलोनिया है, यानी वेलोन है। ऐसे आप कर लो, WALLLON, वेलोन है, यानी वेलोनिया रीजन है, समझिएगा। अब तीसरी हम बात कर लें, जो ये ऑरेंज वाला पार्ट है, ये उसकी राजधानी है। कौन राजधानी, मतलब ब्रुसेल।
ब्रुसेल्स है, ठीक है। और जो ये दो जो आप ऐसे ऐसे ब्लू ब्लू में ऐसे यहाँ पे किनारे पे डॉट देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे लाइन देख रहे हो, ये जो एरिया है ये जर्मन वाले एरिया है। मतलब यहाँ जर्मन, मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज वाले लोग रहते हैं, ठीक है। जर्मन लैंग्वेज, ये जर्मन स्पीकिंग एरिया है, जो आपका ये पड़ता किसमें, वैलोन रीजन में ही पड़ता है, ठीक है ना। वैलोन रीजन में ही है जर्मन स्पीकिंग वाले। अब आपने जो स्ट्रक्चर देखा है, आपको जो स्ट्रक्चर हमने दिखाया, इस स्ट्रक्चर के आधार पे अब विवाद शुरू होता है। अब जो ये आपने पीछे देखा, पहले इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिए। येलो वाला पार्ट क्या है, फ्लेमिश रीजन। ऑरेंज वाला पार्ट क्या है, ब्रुसेल, यानी कैपिटल ऑफ द बेल्जियम। ये क्या है, ध्यान रखिएगा, एक कैपिटल है, किसकी कैपिटल है, ब्रुसेल, मतलब बेल्जियम की, और कैपिटल का नाम ब्रुसेल। जो ये रेड वाला पार्ट है, ये वैलोन क्षेत्र है, वैलोन रीजन है, वैलोनिया है। और तीसरी बात, ये जो लाइन मैंने खींची थी, ये वैलोनिया में ही पड़ता है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ये जर्मन बोलते हैं। अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ये मैप समझ में आया। अब आते हैं यहां पे, अब आप ध्यान से देखो, इसने कहा डच स्पीकिंग। पहली बात तो जो फ्लेमिश रीजन में है, जो आप फ्लेमिश रीजन की बात कर लो, तो फ्लेमिश रीजन में रहने वाली पॉपुलेशन जो है, फ्लेमिश रीजन की जो पॉपुलेशन है बच्चा, वो कितनी है, 59%। ध्यान रखिएगा, फ्लेमिश रीजन की जो पॉपुलेशन वो कितनी है, 59%। और ये बोलते क्या है, ये डच स्पीकिंग एरिया है, ध्यान रखिएगा। 59% पॉपुलेशन क्या बोलती है, डच बोलती है। कहां पे, बेल्जियम में। बात क्लियर हो गई। मैंने क्या बोला कि मैंने यही कहा, जो फ्लेमिश रीजन है, फ्लेमिश रीजन की जो पॉपुलेशन है, तो 59% पॉपुलेशन है, वो क्या बोलती है बच्चा, डच बोलती है। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात करते हैं, जो मैंने आपको वेलोनिया वाला यानी रेड वाला क्षेत्र दिखाया था, वहां पे पॉपुलेशन कितनी है, 40% है। 40% क्या है, पॉपुलेशन है। और ये बात, ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ये आपकी फ्रेंच बोलते हैं। ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं बच्चा, ये आपकी फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, ये आपकी फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो मैंने रेड पे आपको ब्लू ब्लू लाइन दिखाई थी, अभी आपको याद हो, तो ये वाला एरिया, ये देखा था हमने। इस एरिया में जो है, ये कौन लोग हैं, जर्मन स्पीकिंग एरिया है, और इनकी पॉपुलेशन कितनी है, 1% है, ठीक है। अब ये तो आपने इथेनिक कंपोजिशन देखा, कहां का, बेल्जियम का। बेल्जियम का जो जाति आपने स्ट्रक्चर देख लिया, जो आपने उसको समझा कि वो कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या बोलते हैं, कौन कहां रहता है, ये आपको क्लियर हो गया। तो अब बात इसकी नहीं है कि ये लोग किस एरिया में रह रहे हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं। विवाद कहां से स्टार्ट होगा उसको पहले समझ लो। अब देखो, जो आप ध्यान से देखो, बेल्जियम की राजधानी क्या है बच्चा, ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। डिस्प्यूट यहां नहीं है, डिस्प्यूट ये नहीं है कि सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले 59% जो है वो फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं। फ्लेमिश में नहीं है डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट कहां शुरू होगा आप देखो। और जो फ्रेंच स्पीकिंग है 40% और बेलोनिया रीजन में। देखो डिस्प्यूट कहां शुरू होगा, ब्रुसेल में। ब्रुसेल में क्यों होगा, क्योंकि ब्रुसेल में जो है 80% लोग बोलने वाले क्या है, फ्रेंच है। और डच भाषा बोलने वाले लोग कितने हैं, 20% है। बस यही डिस्प्यूट का कारण शुरू होता है। अब कैसे शुरू होता है, जब उन्होंने कहा कि जो पूरा बेल्जियम आपने देखा, आपने क्या देखा, बेल्जियम देखा। जब बेल्जियम को आपने देखा तो उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, डच की है, ठीक। सबसे कम जर्मन की, लेकिन जर्मन का यहां महत्व तो नहीं रहेगा। यहां डिस्प्यूट केवल दो ही में रहेगा, एक फ्रेंच और डच में। तो उन्होंने कहा जब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर डच की है, तो फिर जो राजधानी है, कैपिटल में, उसमें सबसे ज्यादा बोल कौन रहा है, फ्रेंच भाषा। मतलब अगर एरिया सबसे ज्यादा कवर किसकी है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डच की है, लेकिन राजधानी में जो है सबसे ज्यादा अगर कोई भाषा बोली जा रही है तो फ्रेंच बोली जा रही है। पहला टेंशन का कारण ये बना कि हम तो पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा हैं, और उसके बाद जो है लेकिन राजधानी में हमारी लैंग्वेज कम बोली जा रही है, और जो है डच की ज्यादा बोली जा रही है, मतलब फ्रेंच की ज्यादा बोली जा रही है, हमारी कम बोली रही है, हमारी डच है। यहीं से डिस्प्यूट शुरू होता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, बात समझेगा। तो ये इथेनिक कंपोजिशन आपको समझ में आया। तो अब चलिए एक एक पॉइंट को हम शुरू करते हैं।
देखिए, इन्होंने कहा कि द माइनॉरिटी फ्रेंच, यहां जर्मन की बात नहीं कर रहे हैं अभी हमने कहा कि दो की हम बात करने के शुरू करेंगे, एक डच, दूसरा आपका फ्रेंच। ठीक है, तो इन्होंने जो अब डच और फ्रेंच में, फ्रेंच जो है माइनॉरिटी में आएगा क्योंकि 40% पॉपुलेशन है और आपकी जो डच वाले हैं 59% है। तो इन्होंने कहा कि जो तो माइनॉरिटी फ्रेंच, जो अल्पसंख्यक जो है फ्रेंच वाले हैं, स्पीकिंग कम्युनिटी है, वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पावरफुल होगा और जो पैसा होगा, जिसके पास अमीर होगा, अमीर है, शक्ति भी है, दोनों चीज है, पावरफुल और पैसा मतलब अमीरी, दोनों चीज है। अगर वो रिच भी है और पावरफुल है तो स्वाभाविक बात है शासन कौन करेगा, वही करेंगे। ठीक है, तो रिच और पावरफुल बनने के लिए तो ये जो थे ये फ्रेंच वाले थे, और इन्होंने जो है जब ये रिच भी थे, पावरफुल थे, इसलिए इन्होंने कहा किसको कब्जा कर रखा था, राजधानी को। और सबसे ज्यादा वहां पे कौन सी भाषा बोली जाती थी, फ्रेंच बोली जाती थी। पहला रीजन है टेंशन का, ध्यान रखिएगा, रीजन ऑफ टेंशन बता रहा हूं। टेंशन के पहला कारण क्या है कि एक तो तुम संख्या में कम, ऊपर से तुम अमीर भी हो और पावरफुल भी हो, पहला टेंशन ये बन गया, पहला टेंशन क्लियर हुआ। दूसरा इन्होंने कहा दिस वाज रिजेक्टेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी who got the benefit of the economic development and education much later। देखिए, डच भी ग्रोथ किए, डच भी बढ़े। जब डच ने ग्रोथ किया, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, जब उन्होंने ग्रोथ कब किया, उनको बेनिफिट कब हुआ, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन्होंने कर लिया और एजुकेशन। लेकिन उन्होंने जब डेवलप किया, लेकिन वो बाद में किए, लेटर मतलब बाद में किए, किससे, फ्रेंच से। ये चीज ध्यान रखिए। तो फ्रेंच वाले पहले से ही एजुकेटेड और पावरफुल और साथ में रिच भी थे, और ये थोड़े बाद में हुए। ठीक है, तो जब वो रिच थे, पावरफुल थे, तो उन्होंने ब्रुसेल में अपना कब्जा जमा रखा था, 80% भाषा वहां पे फ्रेंच पे चलती थी। तो ये इनको जब लाभ कब हुआ, जब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गए, एजुकेटेड हो गए, तब इनको लाभ मिला, लेकिन वो देर में मिला। दूसरी बात क्लियर। और तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा, तीसरा क्या रीजन था, द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन द ब्रुसेल। शब्द याद रखिएगा, फ्लेमिश और क्या नाम, वेलोनिया में समस्या नहीं थी। राजधानी जिसके कब्जे में देश की राजधानी हो ना, वो कहीं ना कहीं देश पे शासन करता है। आज दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली के लिए जब दिल्ली का चुनाव आता है तो तमाम पार्टियां अपना अपना प्रचार भी करती हैं और बहुत ज्यादा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमारी देखिए राजधानी में ही सब कुछ होता है। राजधानी में आपकी पार्लियामेंट होगी, राजधानी में आपका सुप्रीम कोर्ट होगा, राजधानी में जो भी डेलीगेसी होगी, सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो वही रीजन था। टेंशन वो स्टेट में नहीं था, फ्लेमिश में नहीं था, वेलोनिया में नहीं था, टेंशन कहां था, ब्रुसेल में था। डच वाले चाह रहे थे कि हम 59% हैं और यहाँ पे जो है हम 20% भाषा बोली जा रही है हमारी, और ये जो है 40% और इनकी 80% भाषा बोली जा रही है। तो तीसरा टेंशन क्या हो गई, द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वर मोर एक्यूट इन द ब्रुसेल। ठीक है, अब आते हैं ब्रुसेल प्रेजेंटेड है स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रुसेल ने एक स्पेशल जो प्रॉब्लम को प्रेजेंट किया। क्या कहा कि द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। वहां पे स्पेशल प्रॉब्लम यही थी कि जो है पूरे देश में कौन मेजॉरिटी में था, पूरे देश में जो मेजॉरिटी में थे वो डच थे, और लेकिन वो जो है माइनॉरिटी इन द कैपिटल, मतलब राजधानी में वो किसमें चले गए, माइनॉरिटी में चले गए। देखिए दो चीज बात समझिएगा, अगर एजुकेटेड आप हैं और आपके पास जो है आप रिच भी हैं, आप पावरफुल भी हैं, तो आप शासन अच्छा करोगे। तो हुआ क्या कि ये जो फ्रेंच वाले थे शुरू से थे, पहले से थे, ये बाद में। कहते हैं गांव में भी कहावत है कि अगर किसी के, देखो किसी के अगर घर को बर्बाद करना है ना, तो उस घर के बच्चे की एजुकेशन आप खत्म कर दोगे, परिवार खत्म हो जाएगा, चाहे कितना पैसा हो। अगर उस घर को बनाना हो तो उस घर के बच्चे को आप गरीबी में भी पढ़ा दो, वो घर कभी बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा बहुत महत्व रखता है समाज में। अगर बच्चा शिक्षित होगा, परिवार शिक्षित होगा, गरीबी में जीवन सुख में काट लेगा। लेकिन अगर उसको शिक्षा नहीं है
और विकास नहीं कर पाएगा, वो कभी भी चाहे कितना पैसा कमाओ, वो कहीं ना कहीं खत्म होना है। पहले के लोग कहावत भी कहते थे, पूत कपूत का धन संचय, अब पूत सपूत का धन संचय। अगर बेटा अच्छा हो, पुत्र अच्छा हो, बढ़िया हो, तो फिर पैसे की टेंशन नहीं हो, धीरे धीरे क्या धन इकट्ठा करके करोगे, वो काम कर ले जाएगा, आपका परिवार चला लेगा। अगर खराब होगा तो आप कितनों इकट्ठा कर लो, बर्बाद होना ही। तो वही चीज है। तो देखिए, इन्होंने यही रीजन ये था कि पहले से ही फ्रेंच वाले क्या थे, पहले से ही एजुकेटेड भी थे, रिच भी थे, पावरफुल भी थे, सब थे। इसलिए इन्होंने जो है अपना राजधानी कब्जा बनाए रखा। तो यही सारे रीजन थे इनके भी टेंशन के। तो अब आपसे बच्चा एग्जाम में जो पूछता है, आपसे एग्जाम में यही पहले पूछेगा, एथेनिक कंपोजिशन पूछता है। तो इथेनिक कंपोजिशन में आपको पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा कि वहां पे लोग कितने थे, कौन से लोग, कितनी पॉपुलेशन वाले लोग वहां पे कौन सी भाषा का यूज करते थे इथेनिक कंपोजिशन में। और दूसरी बात, जब आपसे पूछे उनके बीच रीजन क्या थे टेंशन के, तो आप ये जो 4 पॉइंट आपको मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई है, यही 4 पॉइंट वहां पे टेंशन के थे। ठीक है, तो आज बच्चा पहली वीडियो थी क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस की, तो इसलिए आज लेक्चर को बहुत बड़ा नहीं करेंगे। बस आपको मैंने इथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम समझाया, रीजन फॉर टेंशन समझाया, 2 चीजें आपको मैंने क्लियर कर दी। ठीक है, अब जो है तीसरी हम बात जो करेंगे, अब नेक्स्ट बात करेंगे, तो अब हम करेंगे इथेनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। ठीक है, फिर उसके बाद एक एक करके हम सब डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इथेनिक कंपोजिशन आपने बेल्जियम समझ लिया, तो नेक्स्ट टॉपिक पे जब हम आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तो इथेनिक कंपोजिशन आप श्रीलंका पे करेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं अगर आपको लेक्चर अच्छा है, समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप जरूर हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी कहीं कमी है और जो सुधार चाहिए, और या मतलब अभी लेक्चर जो हमें क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट में कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ठीक है, अब आपसे मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।